जो एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। स्लाइड शो मोड में आ गया है। 5-10 सेकंड के डिले के बाद यस, अब फुल स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो शुरू करें हम। जी बिल्कुल ओके। बिल्कुल बीरेन जी प्लीज। ओके, तो इसमें जो पहले हम संविधान के जो प्रावधान है वो देखेंगे, जिसमें तीन अलग अलग आर्टिकल्स है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संवैधानिक शक्तियाँ क्या है। उसके बाद फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, इसके पहले एक 1952 का भी हुआ करता था। उसके बाद फिर 1971 का नया एक्ट बना है। ये एलएलबी में तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन जो पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एडवोकेसी मैंने पढ़ा था 2004 में, तो उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये 25 मार्क्स का टॉपिक उस वक्त था। और तब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमको सिलेबस में था। इसका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एनालिसिस है, और खास करके 2006 में ट्रूथ एज डिफेंस, ये एक नया पार्ट जो ऐड किया गया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आज के जो ऑब्जेक्टिव्स है प्रेजेंटेशन के, हम इसमें ये देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अ, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की। इसके पहले जो संविधान में जो प्रावधान है 1950 के संविधान में, और इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी था, जिस पर हमारा संविधान आधारित है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें 129 में सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के बारे में, और 215 हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तीसरा है कि जो दो तरह की कंटेम्प्ट होती है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसमें क्या फर्क है, क्या डेफिनेशन इसमें दी गई है सेक्शन 2 में, और इसकी जो डेफिनेशन है, इसका स्कोप क्या है, और इसकी लिमिटेशन क्या है, कंटेम्प्ट क्या है क्या नहीं है, ये क्यों है ये कानून, ये हम देखेंगे। और फिर इसकी जो प्रोसीजर है, क्योंकि ये सीपीसी या सीआरपीसी से थोड़ी अलग होती है, इस एक्ट में ही दी गई है, ये एक स्पेशल लॉ है। और इसमें किस तरह की प्रोसीजर का पालन कोर्ट को करना पड़ता है, क्या करना होता है, वो हम देखेंगे। कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसकी रिमेडी होती है, कि यदि कंटेम्प्ट की नोटिस यदि आ जाए, तो फिर क्या क्या डिफेंस होते हैं, क्या रिमेडी होती है। तो हम देखेंगे कि जो डिफेंस है इसको हम एनालाइज करें, और पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है। तो ये डिफेंस और पनिशमेंट के बारे में प्रावधान हम देखेंगे। और उसके बाद फिर जो अभी जो हाल की डेवलपमेंट है, और कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, इसको हम देखेंगे। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये टोटल 7 पार्ट में है, 54 स्लाइड्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन में संविधान के प्रावधान हम देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है, ये हम देखेंगे, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वर्तमान में प्रभावी है। देखेंगे क्या क्या डिफेंस और एक्सेप्शन क्या है, क्या कंटेम्प्ट में नहीं आता है। खास करके पत्रकारों के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ का जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो रिपोर्टेबल क्या है, नॉन रिपोर्टेबल क्या है, किस तरह से क्रिटिसाइज करना है, किस तरह से कमेंट्री करनी है, तो उसमें ये सब का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वकीलों के लिए भी जरूरी होता है, प्लीडिंग करते वक्त, आर्गुमेंट्स करते वक्त, क्योंकि कई बार हीटेड एक्सचेंज हो जाते हैं कोर्ट रूम में। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका। जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर है, इसमें हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को किस तरह से इसमें कंटेम्प्ट में लाया जा सकता है, अनुपालन करवाया जा सकता है, और इसकी प्रोसीजर क्या है। और फिर पनिशमेंट्स और अपील्स, और उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट्स और केस एनालिसिस, इस तरह से 7 पार्ट में है। सबसे पहले हम संविधान से शुरुआत करते हैं। जो फाउंडेशन है कि 129 और 215, ये दो आर्टिकल्स में क्लियरली दिया हुआ है कंटेम्प्ट के बारे में। और ये पावर थोड़ा वाइड है एज कंपेयर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेट, क्योंकि इसमें लिमिटेशन वगैरह रिलैक्स्ड है। संविधान में एक बस इंट्रोडक्टरी दिया हुआ है, और उसी पर आधारित फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पहले तो 1952 का बनाया गया, उसके बाद फिर 1971 में बनाया गया, फिर उसमें कुछ संशोधन किए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया, और हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखेंगे। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है और कंटेम्प्ट क्या होता है, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। हम देखेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन है।
अनुच्छेद 129 कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अपनी कंटेम्प्ट के पनिश करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं को है। पहला जो फीचर है ये कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। इनहेरेंट पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, तो वो उनको इनहेरेंट पावर है क्योंकि यह संविधान के अंतर्गत दिया गया है। ऑथोरिटी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैनॉट बी टेकन अवे बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से इसको हटाया नहीं जा सकता, केवल संवैधानिक संशोधन से भी हो सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि एंश्योर डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो डिग्निटी और अथॉरिटी है कि जो भी आदेश किए गए उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो कोर्ट की डिग्निटी को बनाए रखना और कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको सर्वमान्य हो, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है। प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि वो इंडिपेंडेंस है वो हमारे एक जो मैक्स वेबर की जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये तीनों का इंडिपेंडेंस आपस में बना रहे ताकि सही बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। और तीसरा, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियरी, किसी भी तरह का ऐसा आचरण ना किया जाए कि जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाए जुडिशियरी से। और हाँ, जजेस को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है, जजेस को भी पनिश किया जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। तो इसलिए जजेस को भी ये समझना जरूरी होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जज स्वयं भी आते हैं और उन पर भी प्रक्रिया लागू होती है, और कुछ जजेस भी कंटेम्प्ट में पनिश हुए हैं। अब जो 215 है, हाई कोर्ट एज कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, 215 हाई कोर्ट के बारे में है। एवरी हाई कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल वही लैंग्वेज है, बस सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट कर दिया गया है और एवरी हाई कोर्ट किया है क्योंकि एक से ज्यादा है। So all high courts are courts of record. Similar powers as Supreme Court for self-contempt. Language बिल्कुल वैसा ही है। Constitutional guarantee of contempt jurisdiction. तो ये भी संवैधानिक कोर्ट है। और extend to subordinate courts under their jurisdiction. अब इसमें इनको जो पावर है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको भी एनफोर्स करने का है, और उसके लिए पनिश सबॉर्डिनेट कोर्ट्स नहीं कर सकते, वो काम भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो उनको ये पावर दिया गया है। अब हम इसको यदि कंपेयर करें तो वर्डिंग देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा 129 में है, वैसा ही 215 में है। इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर कंटेम्प्ट पावर्स, कोई फर्क नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जहां तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है दोनों को इक्वल पावर है। और हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, तो इसमें जो यूनिफाइड जुडिशियरी है भारत में, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, दो तरह से जो लोअर कोर्ट्स है या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, तो उनके भी कंटेम्प्ट के लिए पनिश का पावर उन कोर्ट्स को नहीं है बल्कि हाई कोर्ट को है, उन स्टेट के। इस तरह की व्यवस्था दी गई है। तीसरा एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है कि जिसमें एनफोर्समेंट पावर्स है, कि जो जजमेंट तो पारित कर दिया गया लेकिन इसको एनफोर्स कैसे किया जाए। तो 142 है संविधान में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ, प्लीज म्यूट कर दीजिए, फिर नॉइज आता है। हेलो, हाँ म्यूट कर दिया मैंने इनको। ओके, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट शैल as respects the whole territory of India have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, मतलब किसी भी पर्सन को अटेंड करने के लिए कंपेल कर सकते हैं। द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, मतलब वही सर्च सीजर वगैरह के जो पावर है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए ये पूरे पावर्स है। और द इन्वेस्टिगेशन, जांच का भी पावर है। और पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, तो ये पावर 142 में दिए गए हैं, ये एनफोर्समेंट के लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनफोर्समेंट पावर्स है जिसमें वो पुलिस या किसी भी से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की भी सहायता ले सकती है। टेरिटरी वाइड ज्यूरिसडिक्शन है, पूरे भारत में है। सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, संसद चाहे तो कानून बना सकती है जैसा भी बनाया गया है। एंड डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन पावर्स, तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत करने के लिए, सर्च करने के लिए, तलाशी करने के लिए, जांच करने के लिए, सब पावर्स इनको है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो वर्ड बार बार आता है ये क्या है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अर्थ क्या होता है और किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की डेफिनेशन ये है, ए कोर्ट हुज एक्ट्स एंड से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर एनरोल्ड फॉर ए परपिचुअल से मेमोरियल एंड टेस्टिमनी, कि जो हमेशा के लिए
जिसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको परपेचुअल मेमोरी कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड में भी है, प्रिवी काउंसिल है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो प्रिवी काउंसिल था और हाई कोर्ट के ऊपर प्रिवी काउंसिल को अपील होती थी, और है उनके पास जजमेंट 400-500 साल के है। तो जो परपेचुअल मेमोरियल मेमोरी के लिए रखा जाए, एंड टेस्टिमनी कि उसको केस लॉ में भी एक प्रेसिडेंट के तौर पे या गवाही के लिए उसको यूज किया जा सके, तो इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इनको माना गया है, लोअर कोर्ट्स को नहीं माना गया है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अब पावर्स क्या क्या इनको होते हैं, पहला है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड परमानेंटली, तो इनका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इनका बन रहा है। रिकॉर्ड्स हैव एविडेंशियरी वैल्यू, तो ये रिकॉर्ड जो है आप अपने फेवर में कोई लगता है जजमेंट तो कोर्ट कर सकते हैं। कोर्ट में आपको पता ही है कि कॉपी ले आ सकते हैं, कॉपी दूसरे से मांग सकते हैं, फोटो कॉपी कर सकते हैं, पढ़ के सुना सकते हैं, किताबें ले आ सकते हैं, लाइब्रेरी से मंगवा सकते हैं। ये पावर सभी जजेस सभी वकीलों को होता ही होता है। तो एविडेंशियरी वैल्यू इसकी होती है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, तो कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर है, ये इसमें आता है, और ये लिखा भी है एक्सप्लिसिट रूप से संविधान में। पावर टू फाइन एंड इम्प्रिजन, दोनों चीजें हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में दिया है, संविधान में स्पष्ट नहीं है बट लेजिस्लेशन से दिया है बाद में। एंड प्रिजम्पशन ऑफ एक्यूरेसी इन रिकॉर्ड्स, कि क्या रिकॉर्ड है उसमें ये रिकॉर्ड एक्यूरेटली मेंटेन किया जाए। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है कि इंश्योर्स इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, कि जो भी रिकॉर्ड है, जो भी जजमेंट है, ये हजारों लाखों जजमेंट जो है ये रखे जाते हैं। प्रोवाइड्स लीगल सर्टेनिटी, ताकि अनिश्चितता ना बनी रहे, और जो पूर्वजों ने या पूर्ववर्ती जो अधिकारियों ने या जजेस ने जो भी किए गए, तो अब नए जो आए वो उनसे जूनियर होते ही है एज में वगैरह, एक्सपीरियंस में, तो वो पहले जो पारित किए गए उससे लीगल सर्टेनिटी बनी रहे, ट्रेडिशन स्थापित हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। एंड प्रोटेक्ट जुडिशियल अथॉरिटी, कि जुडिशियल अथॉरिटी में कमी नहीं है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ये इसका उद्देश्य है, इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। दूसरा पार्ट हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कॉलोनियल लीगेसी ब्रिटिशों के जमाने से, और अभी जो मॉडर्न स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो क्या है। प्री इंडिपेंडेंस की यदि बात करें तो इंग्लिश कॉमन लॉ ओरिजिन है। कॉमन लॉ वो है जो पिछले 400-500 साल के जो रिटर्न जजमेंट्स है प्रीवी काउंसिल वगैरह का, ये सब हम ब्रिटिश कॉमन लॉ में मानते हैं। कंटेम्प्ट पावर डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन कंसेप्ट और प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, ये इसका उद्देश्य था। भारत की यदि बात करें तो संविधान जब नहीं था तब क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट भारत की रहेगी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट 9 स्टेट में आई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश की रहेगी। ये व्यवस्था 12 साल तक चलती गई, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीयों की हो गई। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिस पर आधारित बाद में संविधान किया गया। फेडरल कोर्ट हैड कंटेम्प्ट पावर्स, उस टाइम जो कंटेम्प्ट पावर थे वो प्रीवी काउंसिल में ही थे। एंड प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स विद सिमिलर ज्यूरिसडिक्शन, चूंकि हाई कोर्ट बन चुके हैं 1862 से, ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पुराने हैं, और हाई कोर्ट को ये पावर्स दिए गए। अब इसमें जो चैलेंजेस आती थी कि कोई स्कोप डिफाइंड नहीं था ठीक से, लिमिट्स क्या है इसकी ये भी नहीं था, ये सब अनडिफाइंड था, क्योंकि कोई अधिनियम वगैरह नहीं था इसका। आर्बिट्ररी एक्सरसाइज पावर, कि जो भी लिखा है ब्रिटिश कानून में या प्रीवी काउंसिल के जो जजमेंट्स है पिछले 400-500 साल के प्रीवी काउंसिल के, उस पर आधारित ये कानून था। कोडिफिकेशन तो नहीं था, और इसलिए इसको कोडिफाई करने की आवश्यकता थी, जो उस टाइम नहीं किया जा सका, और संविधान बनने के बाद फिर इसको पहली बार किया गया 1952 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट्स आई, सबसे पहले कैड है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, जो 10 वॉल्यूम में है। इसमें जो संविधान समिति थी जिन्होंने काम किया करीब 3 साल तक, तो ये सब चीजें डिस्कस की गई कि रिकॉग्निशन ऑफ नीड फॉर कंटेम्प्ट पावर्स, और इसलिए संविधान में ये 3 आर्टिकल डाले गए। बैलेंस बिटवीन जुडिशियल अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो ये बैलेंस बनाया, और इसलिए 2 आर्टिकल किए गए, 129 और 215। और इसके डिबेट्स यदि किसी को देखने हो तो आर्टिकल वाइज अवेलेबल है, तो वो कैड जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स है उसमें देख सकते हैं। सबसे पहला जो कानून बना भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के लिए, ये 1952 में पास किया गया, एक्ट 32 ऑफ 1952। इसके बाद इसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप और एप्लीकेशन था, और शुरुआत में चूंकि इंडिपेंडेंस नया नया मिला था तो कोडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसको कोडिफाई किया गया, क्योंकि संविधान में भी दिया था कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, तो इसलिए कानून बनाया गया। और प्रोसीजर और डेफिनेशंस में थोड़ी कमी उस वक्त थी पुराने कानून में। उसके बाद फिर लगभग 19 साल तक ये कानून चला, और ये कुछ नीड फॉर रिफॉर्म थी, कि लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस, उतनी क्लियर नहीं थी डेफिनेशन,
और प्रोसीजरल इनएडेक्वेसीज की प्रोसीजर क्या की जाएंगी ये भी ठीक से डिफाइंड नहीं था, एम्बिग्युइटी थी या अनक्लियरनेस थी या डिफाइन ही नहीं किया गया था, दिया नहीं गया था ये, तो कौन सी प्रोसीजर फॉलो किया जाए, और अनक्लियर बाउंड्रीज ऑफ कंटेम्प्ट की कंटेम्प्ट के दायरे में क्या आता है क्या नहीं आता है ये इसमें क्लियर नहीं था। अब 1971 का जो कानून है वो हम देखते हैं जो वर्तमान में प्रभावी है, एक्ट नंबर 70 ऑफ 1971, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 24 दिसंबर 1971। सो डिफाइन एंड लिमिट पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन पनिशिंग कंटेम्प्ट्स। तो ये पावर को डिफाइन किया गया और इसको लिमिट किया गया कि इसका दुरुपयोग ना हो जुडिशियरी द्वारा या जजेस द्वारा। रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, ये ब्रीफली दिया हुआ है, आगे हम देखेंगे 16-17 सेक्शन। बैलेंस जुडिशियल अथॉरिटी विद इंडिविजुअल राइट्स, तो ये बैलेंस इसमें बनाया गया, और रिपील द 1952 एक्ट, तो इस तरह से पुराना कानून समाप्त कर दिया गया। लेजिस्लेटिव इंटेंट जो होता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होता है जो एमपीज या एमएलएस को पढ़ने के लिए दिया जाता है सदन में कि ये एक्ट क्यों लाया जा रहा है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है इसमें यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन, क्योंकि कोडिफिकेशन जो था पहले वो उसमें कुछ कमी थी, और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वो इसमें ऐड किए गए, और क्लियर डेफिनेशन एंड लिमिटेशंस ये इसमें ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब हम तीसरे पार्ट में जाते हैं कि जो डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन क्या है, मेनली सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या फर्क है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड नेचर ऑफ कंटेम्प्ट, अवमानना कोर्ट की। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये दिया है सेक्शन 2A में कि दोनों तरह की कंटेम्प्ट है, सिविल और क्रिमिनल। ये क्या है वो हम बाद में देखते हैं। क्लियर कैटेगराइजेशन ऑफ कंटेम्पचुअस एक्ट्स, तो ये कैटेगरी या क्लासिफिकेशन इसमें ठीक से किया गया है। डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड पनिशमेंट ये भी दिया गया है। डिफरेंट लीगल प्रिंसिपल्स अप्लीकेबल, क्या क्या लीगल प्रिंसिपल है वो भी इसमें डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2 में। और जुडिशियल क्लैरिटी इन प्रोसीडिंग्स, तो प्रोसीजर जो है वो भी डिफाइन किया गया अच्छे से। इंक्लूसिव डेफिनेशन, सो कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ कंटेम्प्ट, सिविल और क्रिमिनल दोनों इसमें आ जाते हैं। नो थर्ड कैटेगरी रिकॉग्नाइज, तीसरा कोई भी कैटेगरी नहीं है। सुओ मोटो भी हो सकता है, वो भी आगे हम देखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन कॉम्प्रिहेंसिव है। पहले हम सेक्शन सिविल कंटेम्प्ट देखते हैं। सिविल कंटेम्प्ट क्या है कि कोर्ट का ऑर्डर किसी को दिया और वो मानने से इनकार करता है या उसके अनुसार वो सिविल कंटेम्प्ट है, जो आमतौर पे जनरली होता है सीएल कॉन जिसको कहते हैं, सिविल कंटेम्प्ट पिटिशन, अवमानना याचिका। सो सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसोबीडियंस, जानबूझकर कोई डिसोबीडियंस करता है टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन और ऑर्डर, प्रोसेस में सब कुछ आ गया, अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट, कि कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग दिया और उसको कोई नहीं मानता है, तो ये सब सिविल कंटेम्प्ट में आता है। विलफुल डिसोबीडियंस का मतलब आता है इंटेंशनल नॉन कॉम्प्लायंस, कि जानबूझकर उस ऑर्डर को न मानना। कोर्ट ऑर्डर्स में जजमेंट आता है, डिक्री है, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस आता है। ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग में कोई भी अंडरटेकिंग जो कोर्ट को दिया है कि हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका कोई भी प्रॉमिस है जो दिया गया है कोर्ट को, तो वायोलेशन ऑफ प्रोमिसेस में टू कोर्ट ये ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग में आता है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसमें है कि पहला है कि विलफुल एक्ट मेंस रिया रिक्वायर्ड, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन साबित करना बहुत जरूरी है। इंटेंशन यदि नहीं है तो फिर वो, या किसी के नॉलेज में ही कोई चीज नहीं है तो वो कंटेम्प्ट नहीं होता है, तो वो विलफुल डिसोबीडियंस, जैसे क्रिमिनल लॉ में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, और ये भी एक माइनर क्रिमिनल लॉ है, स्पेशल क्रिमिनल लॉ हम बोल सकते हैं। तो विलफुल एक्ट हो, मतलब मेंस रिया, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, ये हो तो ही अपराध बनता है। दूसरा वैलिड कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपील अपील में कहीं पेंडिंग है तो वो फाइनलिटी भी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द ऑर्डर, सामने वाले पार्टी को सर्व करना जरूरी है, सर्टिफाइड कॉपी कि भाई ये चीज़ है ये आप मानिए, बिना सर्व किया आप ये सोच लो कि अज्यूम कर लो कि उसने कर दिया, तो उस तरह से कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन नहीं बनता है। तो नॉलेज ऑफ द ऑर्डर होना चाहिए, और फिर कैपेसिटी टू कॉम्प्लाई, कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको कॉम्प्लाई करे। वो यदि उसके पास वो अधिकार नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली अपने अधिकार को एक्सीड करके उसका कॉम्प्लायंस वो नहीं करेंगे। तो वो पक्षकार था नहीं था किसी केस में, ये सब देखा जाता है, कैपेसिटी टू कॉम्प्लाई। तो ये चार चीजें बहुत जरूरी है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन हम देखते हैं। मीन्स द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द, और बाय
say signs, or by visible representations or otherwise of any matter or the doing of any other act whatsoever, which तीन क्लॉज इसमें दिए गए हैं, scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court, or prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding, कि जैसे गाली गलौज करना या मोबाइल फोन बज जाना या फाइलें फेंक देना, किसी के ऊपर हमला करना, ये सब जो है कि जिससे एकदम कोर्ट का जो ये होता है कार्य है वो सीधे कार्रवाई प्रभावित होती हो, तो ये सब चीजें कंटेंट में आती है। इंटरफियरेंस और टेंड्स टू इंटरफियर विथ और ऑब्स्ट्रक्ट्स और टेंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, कि और किसी भी तरह से यदि ये कार्रवाई बाधित होती हो कोर्ट की तो फिर वो इंटरफियरेंस या टेंड्स टू इंटरफियर, तो ये क्रिमिनल कंटेंट में आ सकता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती है। पहला होता है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। स्कैंडलाइजिंग क्या है कि जहां पर कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करना। दूसरा है ब्रिंगिंग कोर्ट इनटू डिसरिप्यूट। तीसरा है अंडरमाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि जिससे लोगों का भरोसा ही उठ जाए जुडिशियरी से। एंड पर्सनल अटैक्स ऑन जजेस, व्यक्तिगत रूप से करना, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि क्रिटिसाइज द जजमेंट नॉट द जज। तो व्यक्तिगत रूप से यदि किया जाए तो ये इसमें आता है, इसके प्रभावी करना। पत्रकारों को खास ध्यान रखना पड़ता है, जो कि रिपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या वो इंटरिम ऑर्डर है, क्या वो फाइनल ऑर्डर है, क्या वो केस चल रहा है। सो इंटरफियरिंग विद पेंडिंग केसेस, जो पेंडिंग केस है उसको प्रभावित ना किया जाए। हाँ, डे टू डे रिपोर्टिंग भी यदि करते हैं या अभी अंतरिम जजमेंट है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, ताकि वो प्रभावित ना हो। ये ना हो कि कोई मीडिया ट्रायल चला लिया जाए उसका। इन्फ्लुएंसिंग पार्टीज या विटनेसेस, तो पार्टीज या विटनेसेस को प्रभावित करना ये नहीं होना चाहिए। प्री मैच्योर डिस्क्लोजर, कोर्ट में कुछ एविडेंस की प्रोसीजर होती है, पहले किसकी बारी है, प्रोसिक्यूशन की, डिफेंस की, या जो भी है, उसी सीक्वेंस से वहां पे वो चले। ऐसा ना हो कि वो प्री मैच्योर तरीके से कोई चीज डिस्क्लोज कर दी जाए। और मीडिया ट्रायल ना चलाया जाए, तो ये चीजें जो है ये प्री जुडिसिंग प्रोसीडिंग्स में आता है। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस, कि न्यायदान में ही कुछ बाधा उत्पन्न करना, कि एनी अदर इंटरफियरेंस, जैसे मैंने बताया कि फाइल फाड़ देना, कागज फाड़ देना, किसी के ऊपर हमला कर देना, ये सब आती है। ब्रॉड रेसिडुअल कैटेगरी इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कि फिजिकल रूप से किसी को कोर्ट में जाने से रोकना या इस तरह से प्रभावित करना, ये सब आता है। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन जस्टिस, ये सब प्रयास करना, ये भी इसमें आता है। ये सब ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस है। हाईकोर्ट की डेफिनेशन भी दिया है। हाईकोर्ट मीन्स द हाईकोर्ट बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड इंक्लूड द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल कमिश्नर इन एनी यूनियन टेरिटरी। पहले 4 कैटेगरी होती थी, ABCD तरह के स्टेट्स होते थे। उसमें फिर वो समाप्त कर दिए गए कुछ 1956 1966 में, और अब 2 कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी पर भी कुछ जगह पर तो हाईकोर्ट है, कहीं जुडिशियल कमिश्नर यदि है तो ये डिफाइन किया गया कि स्टेट हाईकोर्ट्स इसमें आते हैं, यूनियन टेरिटरी हाईकोर्ट्स आते हैं, जुडिशियल कमिश्नर के भी कोर्ट्स आते हैं, एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स। ज्यूरिसडिक्शनल इम्प्लीकेशन जो है इसमें यूनिफॉर्म एप्लीकेशन अक्रॉस इंडिया, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्पावर्ड कोर्ट्स, ये बहुत क्लियर कर दिया गया है कि हाई कोर्ट को ये पावर है। और हियरार्किकल स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन, ये इसमें हाई कोर्ट और जुडिशियल कमिश्नर के भी कोर्ट इसमें आए थे। अब जो मोड्स ऑफ पब्लिकेशन, कि जो पब्लिकेशन जो है ये किस तरह से होता है। पब्लिकेशन मतलब डिस्क्लोजर से अलग है, कि मेकिंग समथिंग पब्लिक। तो पब्लिश वर्ड और पब्लिक वर्ड ये दोनों जरूरी है। पब्लिक है वहां पब्लिकेशन है। तो पहला है वर्ड स्पोकन, जो बोले गए वर्ड है, ओरल स्टेटमेंट्स, स्पीचेस। डिफेमेशन का भी अपराध हो सकता है, डिफेमेशन अलग कानून है, वो IPC में आता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं डिफेमेशन तो नहीं हो रहा है। सो वर्ड स्पोकन, क्योंकि वहां पर भी सिविल डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों तरह की रेमेडी है। वर्ड्स रिटन में आर्टिकल्स, बुक्स, लेटर्स वगैरह होते हैं। साइंस में जेस्चर्स या सिंबल्स हो सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कार्टून्स, फोटोग्राफ्स और वीडियोस आते हैं। और अदरवाइज में एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जिसमें मॉडर्न एप्लीकेशंस में सोशल मीडिया पोस्ट्स ये हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस भी कवर्ड है। डिजिटल कंटेंट हो सकता है। और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कि जिसमें टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, चारों मोड को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो ये मोड्स ऑफ पब्लिकेशन हो सकते हैं क्रिमिनल कंटेंट के मामले में। चौथा हम देखते हैं कि डिफेंसेस और एक्सेप्शन।
क्या क्या है, कि क्या इसमें कंटेम्प्ट में आता है क्या नहीं आता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेम्प्ट लाइबिलिटी ये सेक्शन 3 से 9 में दिया गया है। तो इसमें स्टैट्यूटरी डिफेंसेस अप्लीकेबल टू अक्यूज पर्सन, कि जिस पे कंटेम्प्ट का आरोप लगता है तो क्या क्या डिफेंस उसके पास अवेलेबल होते हैं, ये सब इसी एक्ट में दिया है 3 to 9 में। सेक्शन 3 है इनोसेंट पब्लिकेशन। सो नो रीजनेबल ग्राउंड्स, so a person shall not be guilty of contempt of if at the time of publication he had no reasonable grounds for believing that the proceeding was pending। मतलब उसके नॉलेज में ये चीज ना हो कि भाई ये पेंडिंग है कि कंटेम्प्ट कंप्लीट हो गया है, कंक्लूडेड है, ये यदि पता नहीं है। ये कई बार ऑर्डर से भी पता नहीं चलता है। तो जनरली वैसे लिखते हैं कि केस टू बी लिस्टेड ऑन, आखिरी में होता है कि इसकी आगामी सुनवाई इतने तारीख को की जाएगी, तो पता चलता है कि मामला पेंडिंग है। तो यदि किसी को ये पता नहीं है कि इंटरिम ऑर्डर है या फाइनल ऑर्डर है, कभी कभी फाइनल के बाद भी रिव्यू हो जाता है, तो यदि ऐसा चीज है तो वो नेचुरली पेंडिंग नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर रिवीजन हो सकता है, अपील हो सकती है, रिव्यू हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, ये भी चीजें होते रहती है। तो ये यदि ऐसा नहीं मालूम है किसी को तो वो एग्जेम्प्टेड है। नो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, पब्लिकेशन इन कनेक्शन विद सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जाने के बाद यदि कोई पब्लिश करता है तो फिर वो कंटेम्प्ट में नहीं आता, क्योंकि पूरा हो गया, तो प्रभावित होने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि कंक्लूड हो गया, तो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फिर इनोसेंट डिस्ट्रीब्यूशन, नो लाइबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पब्लिकेशन इफ डिस्ट्रीब्यूटर हैड नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग इट कंटेंट कंटेम्पचुअस मैटर, कि यदि ऐसा लगता है कि उसमें कोई कंटेम्पचुअस मैटर है तो उसके बिना कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो कंटेम्प्ट में नहीं आता है, क्योंकि किताबें छपती है, लोग किताबें डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, बेचते भी है, तो एकेडमिक पर्पज के लिए भी होता है जनरली, और बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी होता है। अब पब्लिकेशन नॉट कन्फॉर्मिंग टू प्रेस एंड प्रोविजो एक्सेप्शन है कि पब्लिकेशन नॉट कन्फॉर्मिंग टू प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें यदि रजिस्टर्ड है तो फिर वो हो सकता है एग्जेम्प्टेड। उसका यदि उल्लंघन है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो फिर वो डिफेंस नहीं बचता है। तो वो जो अखबार या जो भी चीज हो तो रजिस्ट्रेशन के रूल कॉम्प्लाई करने चाहिए, और सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड, तो ये कॉम्प्लायंस होना जरूरी है। ये इसमें आवश्यक तत्व है डिफेंस के लिए। एक्सप्लेनेशन व्हेन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, सो सिविल प्रोसीडिंग पेंडिंग व्हेन इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग प्लेंट और अदरवाइज। तो पेंडिंग किसको माना गया है वो यहाँ पे दिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ऑफेंस रिलेटेड व्हेन चार्जशीट और चालान फाइल्ड और कोर्ट इश्यूज समन्स और वारंट, तो ये पेंडिंग माना जाता है। अदर केसेस में व्हेन कोर्ट टेक्स कॉग्नाइजेंस, तो ये भी कॉग्नाइजेंस लिया तो पेंडिंग है। ड्यूरेशन ऑफ पेंडेंसी कितना होता है, कंटिन्यूज अंटिल फाइनली डिसाइडेड इंक्लूडिंग अपील्स रिविजन्स और एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। तो अपील या रिवीजन यदि पेंडिंग है तो वो पेंडिंग माना जाएगा, और या फिर लिमिटेशन पीरियड की जो भी स्टैट्यूटरी पीरियड है, फॉर एग्जांपल 30 दिन 90 दिन जहां लिखा है कहीं, तो जब तक वो चल रहा है, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ, तब तक वो पेंडिंग है, क्योंकि अगला पार्टी अपील फाइल कर ही सकता है। नॉट पेंडिंग किसको माना जाएगा, कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ओरिजिनल केस पेंडिंग। एग्जीक्यूशन मतलब है कि जो तो इसका मतलब जो केस है वो कंक्लूडेड हो गया है और अब एग्जीक्यूशन की कार्रवाई चल रही है, तो उसको नॉट पेंडिंग माना जाएगा। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग डोंट मेक द ओरिजिनल केस पेंडिंग। सेक्शन 4 में फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग, अब ये किसे कहते हैं, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग किसको कहेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 7 ए पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर पब्लिशिंग। माइक आ जो रहा माइक है उनका सब है, बंद कर दीजिए। माइक बंद कर देता हूँ मैं। यस, थैंक यू। तो फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो है वो एग्जेम्प्टेड है, ये सेक्शन 4 में लिखा है। So subject to the provisions contained in section 7, a person shall not be guilty of contempt of court for publishing a fair and accurate report of a judicial proceeding or any stage thereof। तो फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग है ये एग्जेम्प्टेड है। फेयर किसको बोलेंगे, फेयर का मतलब अनबायस्ड, मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए, दो भी पार्टी हो, कोर्ट में हार जीत चलते रहती है, तो उसमें जो अनबायस्ड हो, किसी भी पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं, जो भी हुआ है एक्यूरेटली कहा जाए। एडवोकेट भी कई बार पत्रकारों को स्टेटमेंट देते हैं, तो किस तरह से वो रिपोर्टिंग करना है, वो फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की जो कहा गया है वही। दूसरा एक्यूरेट, फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। रिपोर्ट नॉट कमेंट्री और एनालिसिस, रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करना है, उसमें फिर जो कमेंट्री या एनालिसिस होता है वो फिर एडिटोरियल या बाकी चीज़ों में आता है। तो वो रिपोर्ट में ये देखना है कि कोई टिप्पणी या एनालिसिस नहीं होना चाहिए। जैसे पीआईओ जनरली रिपोर्ट करते हैं तो जो है फोटो कॉपी दे देते हैं, अपनी व्यक्तिगत वो कमेंट नहीं देते हैं।
क्योंकि वो फिर नई चीज क्रिएट करना, नई सूचना हो जाता है, तो बस वो कॉपी देना है, रिपोर्ट करना है कि ऐसा हुआ है। जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट प्रोसीडिंग्स ओनली, ये इसमें आता है। लिमिटेशन ये है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 7 रिस्ट्रिक्शन, जो इसके बाद हम देखेंगे आगे, मस्ट बी फैक्चुअल रिपोर्टिंग, जो तथ्यात्मक होनी चाहिए। नो एडिटोरियल कमेंट्स, जैसा मैंने बताया कि संपादकीय या जो एडिटोरियल कमेंट्स इसमें नहीं होना चाहिए। और कंटेम्परेनस रिपोर्टिंग प्रेफर्ड, कि जो समय समय पर, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है तो जो रिपोर्टिंग होता है जिस तरह से कि हाल ही में जो हुआ है तो वो तारीख के साथ रिपोर्टिंग किया जाए कि इतने तारीख को ये कहा गया, तो कंटेम्परेनियस रिपोर्टिंग प्रेफर्ड, समय समय पर किया जाए। क्योंकि अखबार का ये काम होता है जो डेली प्रोसीडिंग या जो डेली रिपोर्ट्स होते हैं उसको रिपोर्ट करना। फेयर क्रिटिसिज्म, अब जहां पर क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्रिटिसिज्म का मतलब फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी हो सकता है, दोनों चीजें आती है। क्रिटिसिज्म का मतलब निगेटिव नहीं है, क्रिटिसिज्म उसके पक्ष में या विपक्ष में दोनों हो सकता है। तो पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर पब्लिशिंग एनी फेयर कमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ एनी कोर्स व्हिच हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। कि सुनवाई हो गई और जजमेंट हो गया है तो फिर कर सकते हैं रिपोर्टिंग, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंडिंग में फिर ये कि वो जज को इन्फ्लुएंस करने की या किसी को प्रभावित करने की कोशिश की रही है, ये बात आ सकती है। तो कंक्लूड हो गया तो उसके बाद कर सकते हैं। और जजमेंट को क्रिटिसाइज करना है, जज को नहीं करना चाहिए, मतलब सतर्कता, सावधानी। मेरिट्स ऑफ केस, लीगल एस्पेक्ट्स, नॉट पर्सनल अटैक्स, व्यक्तिगत अटैक ना हो किसी पर। और फाइनली डिसाइडेड, केस मस्ट बी कंक्लूडेड और नो पेंडिंग अपील्स, ये कंप्लीट फाइनलिटी रिक्वायर्ड, कि जो अपील पीरियड है जो उसको एक्सपायर होने दिया जाए 90 दिन बाद या जो भी टाइम है 30 दिन, उसके बाद फिर कंप्लीट फाइनलिटी होनी चाहिए। कोई पेंडिंग अपील नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने अपील कर दिया तो फिर मामला पेंडिंग हो जाता है। स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन ये है कि एकेडमिक क्रिटिसिज्म एकेडमिक पर्पज के लिए होना चाहिए, लीगल एनालिसिस हो कि कितना लीगल उस जजमेंट में दिख रहा है या वो उसके पहले के जजमेंट के साथ कैसे उसको कंपेयर हम करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्री होनी चाहिए। और पब्लिक इंटरेस्ट डिस्कशंस, पब्लिक इंटरेस्ट में उस चीज को डिस्कस किया जाए, तो ये फेयर क्रिटिसिज्म माना गया है जो एग्जेम्प्टेड है। छठा है कंप्लेंट्स अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफिसर्स। अब इसकी प्रोसीजर दी हुई है, जैसे इंक्वायरी एक्ट में भी है और यहाँ पर भी। प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ कंप्लेंट्स अबाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट और द हाई कोर्ट टू व्हिच इट इज सबऑर्डिनेट। अब यदि कोई एक कोर्ट के अगेंस्ट में दूसरे कोर्ट के बारे में लिखते हैं तो फिर वो जो प्लीडिंग वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह, उसकी लैंग्वेज देखनी पड़ती है कि क्या है। आपने देखा होगा कि अक्सर उसमें कहा जाता है लर्नेड जज और लर्नेड एडवोकेट। एडवोकेट का अपोनेंट को भी क्रिटिसाइज करना है तो उसमें विद्वान कह के उसको करते हैं क्रिटिसाइज। ये बोलचाल में भी ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला गुड फेथ, कि ऑनेस्ट बिलीफ होना चाहिए, नो मलिस, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को जब कहते हैं तो जो लोअर कोर्ट का है और वहां पर भी जो जजमेंट है उसके बारे में कहा जाए, प्रॉपर फोरम होना चाहिए, कंप्लेंट टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को यदि किया जाए। अब ये पब्लिशिंग नहीं है क्योंकि ये एक केवल प्लीडिंग होती है, ड्राफ्ट करके वहां पे दिया जाता है कुछ पिटिशन, तो उस प्रोसीडिंग में है तो फिर वो पब्लिशिंग में नहीं आता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो जज या मैजिस्ट्रेट हो सकता है जिसके विरुद्ध किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, सो इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, तो उसमें यह कि उनकी जवाबदेही निर्धारित होती है, जो कोर्ट के ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के वगैरह। प्रमोट्स जुडिशियल डिसिप्लिन, कि किसका जजमेंट किसके सामने हम कर रहे हैं, तो जुडिशियल डिसिप्लिन जैसे लोअर कोर्ट का है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का है, तो हम वहां पे कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने, ये अलाउड है। तो जुडिशियल डिसिप्लिन मेंटेन की जाए। हाई कोर्ट के सामने हम सुप्रीम कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी कर सकते हैं, तो वहां पर उसको साइड करने का तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो किया जाए। प्रोटेक्ट कंप्लेनेंट्स, तो ये कंप्लेनेंट को प्रोटेक्ट करता है कि जो प्रॉपर अथॉरिटी है वहां पर ले आया जाए। एंड मेंटेन्स हायरार्की, तो उसमें जो है वो कौन ऊपर है कौन नीचे है ये ध्यान रखा जाए कि किसकी कंप्लेंट किसके सामने हम कर रहे हैं। तो ये कंप्लेंट्स अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफिसर्स है, तो ये प्रोटेक्टेड है। इसके बाद फिर 7 में इन कैमरा एंड चेंबर प्रोसीडिंग्स। इन कैमरा का अर्थ ये है कि जो खास करके जैसा क्लोज डोर होती है कि जहां पर एंट्री बैंड होती है पत्रकारों की, या जो पक्षकार है वही उसमें आ सकते हैं, तो ये इन कैमरा प्रोसीडिंग कहा जाता है, जैसे रेप केस वगैरह में होता है या वुमन ऑफेंसेस में होता है। एंड चेंबर प्रोसीडिंग्स, की जहां पर रिव्यू केसेस या इस तरह के होते हैं, तो चेंबर प्रोसीडिंग होती है कि दोनों पार्टी के वकीलों को नहीं बुलाते, जज खुद फाइल में पढ़ लेते हैं और आपस में डिसाइड करके जजमेंट दे देते हैं, तो वो चेंबर प्रोसीडिंग कहा जाता है। बुलाया नहीं जाता किसी को उसमें, सिर्फ अपने स्टाफ की मदद वो लेते हैं। सो जनरल प्रोटेक्शन ये है कि फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ चेंबर और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स
नॉट कंटेम्प्ट एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड केसेस। अब यहाँ पर इन कैमरा है या चेंबर प्रोसीडिंग्स है, तो उसमें भी कॉन्ट्ररी टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कि वो कानून क्या है, जनरली लिखा होता है राइट टॉप कॉर्नर पे कि वो रिपोर्टेबल है, नॉट रिपोर्टेबल है, विक्टिम का नाम या पक्षकारों का नाम दिया जाए ना दिया जाए। तो वहाँ पे होता है कोर्ट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स पब्लिकेशन, कि कोर्ट ने यदि लिखा है कि नॉन रिपोर्टेबल है या इसको पब्लिश नहीं करना, तो फिर उसको नहीं करना है। प्रोसीडिंग्स फॉर पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी, तो इस कारण से भी किया जा सकता है कि पब्लिक ऑर्डर या स्टेट सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। एंड इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू सीक्रेट, तो यदि इंफॉर्मेशन वो सीक्रेट दे दी है तो फिर ऐसे में उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। सीक्रेट प्रोसेस या इन्वेंशन, इन्वेंशन में जनरली वो भी आता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह भी आते हैं। तो सीक्रेट प्रोसेस या इन्वेंशन है, तो आईसीबी जो प्रोसीडिंग है तो उसमें जो भी जो बोर्ड है पेटेंट ऑफिस के जो केसेस है या पेटेंट से संबंधित है, तो ये सब चीजें देखा जाता है कि उसको समय से पहले या कॉपीराइट बोर्ड की प्रोसीडिंग है वो इसमें आ सकती है। कोर्ट ऑर्डर्स में पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम चेंबर और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स परमिटेड अनलेस कोर्ट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। तो कोर्ट यदि स्पेसिफाई करता है उसको कि नाम ना बताया जाए या फिर वो जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसको ना उसका नाम ना किया जाए, तो XYZ ABC इस तरह से नाम दिया जाता है कि वो पक्षकारों का नाम पता नहीं चलता उसमें, तो उस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब इंटरप्रिटेटिव प्रोविजंस है 8 और 9 में कि अदर डिफेंसेस प्रिजर्व, बाकी के डिफेंस भी प्रिजर्व किए गए हैं। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज इन्वॉल्विंग दैट एनी अदर डिफेंस व्हिच वुड हैव बीन अ वैलिड डिफेंस इन एनी प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज सीज्ड टू बी अवेलेबल merely by reason of the provisions of this act। मतलब इसके अलावा अदर डिफेंसेस भी हो सकते हैं, तो फिर कोर्ट तय करेगा कि कुछ और डिफेंस अलाउ करना है नहीं करना है, तो अदर डिफेंस भी हो सकते हैं। ये सब प्रिजर्व किए गए हैं, लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफेंस नहीं है। No enlargement of scope. Nothing contained in this act shall be construed as implying that any disobedience, breach, publication, or other act is punishable under in as contempt of court, which would not be so punishable apart from this act। अब इसमें कोई भी ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, स्कोप कहीं पर हम इनलार्ज नहीं कर सकते हैं कि जो भी डिसोबीडियंस है, ब्रीच है, पब्लिकेशन है या कोई भी अन्य एक्ट है, तो वो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिशेबल है इस एक्ट के अलावा। तो ये स्कोप को एनलार्ज नहीं किया जा सकता है, ताकि इसको बैलेंस बनाया गया है इंडिविजुअल राइट्स का भी। प्रिजर्व एग्जिस्टिंग डिफेंसेस, तो जो एग्जिस्टिंग डिफेंसेस है इसको सबको प्रोटेक्ट किया गया है। नो एक्सपांशन ऑफ कंटेम्प्ट स्कोप, कंटेम्प्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कोर्ट की डिग्निटी बनाए रखना, आदेश का अनुपालन, तो आदेश का अनुपालन सेटिस्फाई करने के लिए भी होना चाहिए कंटेम्प्ट एक्ट का दुरुपयोग। और स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल, कि स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो एक्ट में जो भाषा लिखी गई है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए। आगे हम पार्ट 5 देखते हैं, ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। सो कोर्ट के पावर्स क्या है और प्रोसीजर क्या होती है, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ी अलग है सीपीसी या सीआरपीसी से। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ये इसमें दिया गया है 10 से 21 में। पहला हाईकोर्ट पावर्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। एवरी हाईकोर्ट शैल have and exercise the same jurisdiction powers and authority in accordance with the same procedure and practice in respect of contempts of courts subordinate to it। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसके ऑर्डर को अनुपालन सुनिश्चित करवाने का हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है, उसके पावर्स है। एज इट हैज एंड एक्सरसाइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, तो जैसे अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करता है वैसे ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी ऑर्डर के लिए पनिश, क्योंकि पनिश करने के पावर जो है वो लोअर कोर्ट्स को नहीं है। हाँ, लिमिटेड पावर है कुछ सीपीसी सीआरपीसी में जो दिए गए हैं लोअर कोर्ट्स को, तो वो लिमिटेड पावर्स है। अदरवाइज फिर वो भी एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में। प्रोविजो परंतु दिया गया नो कॉग्नाइजेंस वेयर कंटेम्प्ट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड। अब यदि वो आईपीसी में ऑफेंस बनता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में नहीं आएगा। तो आईपीसी में जो है वो डिफेमेशन या दूसरे तरह के भी ऑफेंस हो सकते हैं, तो ये देखा गया है कि वो आईपीसी में है तो फिर इस एक्ट में नहीं आएगा, ये एक दूसरा स्पेशल लॉ है। तो पहला एक ही है आर्टिकल ज्यूरिसडिक्शन है कि इसमें जो लोअर कोर्ट्स है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है इसको भी ऑर्डर कोर्ट अनुपालन करवा सकता है। यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स कि एक ही तरह की प्रोसीजर्स है, चाहे वो हाई कोर्ट के अपने कंटेम्प्ट के लिए हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए हो। सेम पावर्स एज सेल्फ कंटेम्प्ट एंड आईपीसी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आईपीसी को इसमें एक्सक्लूड किया गया। क्रिमिनल ऑफेंस है तो फिर वो दूसरा प्रक्रिया चलती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसमें आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं एंड ट्रिब्यूनल्स अंडर सुपरविजन।
ये इसमें आ जाते हैं जो 227 में है संविधान के। तो ये सब सेक्शन 10 में इंक्लूडेड है। 11 में आता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सो हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू कंटेम्प्ट कमिटेड विद इन और आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब ये जो कंटेम्प्ट है ये अ, अपने स्टेट के अंदर तो है ही, लेकिन आउटसाइड लोकल लिमिट्स है तब भी वो आता है। सो विद इन हो चाहे आउटसाइड, दोनों के पावर हाई कोर्ट को है। पर्सन्स विद इन और आउटसाइड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कहां पर भी रहता हो भारत में, तो ये इसमें अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर या विदेश में भी हो, कहीं पर भी आउटसाइड भी है तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सेल्फ कंटेम्प्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट कंटेम्प्ट। तो सेल्फ कंटेम्प्ट भी इसमें आता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी आता है, जैसा हमने सेक्शन 10 में अभी देखा। पहला है कि वाइड टेरिटोरियल रीच। तो टेरिटोरियल में जो शब्द लिखे गए विद इन और आउटसाइड दोनों ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरा नो ज्यूरिसडिक्शनल इम्यूनिटी। तो ज्यूरिसडिक्शन में कोई अमुक क्षेत्र में है या अमुक स्टेट में है या अमुक जगह पर है, उससे कोई इम्यूनिटी नहीं है। तीसरा इफेक्टिव एनफोर्समेंट है, ताकि इफेक्टिवली वो एनफोर्स कर सके। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी देखा जाता है। मॉडर्न रिलेवेंस ये है कि इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें वो ज्यूरिसडिक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना, एनफोर्स करना भी डिफिकल्ट होता है। और इसलिए हमारे जो क्रिमिनल कानून है, जैसे कि आईपीसी है या बीएनएस है या फिर जो आईटी एक्ट है, तो इसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि भारत की जनता प्रभावित होती है तो फिर ये कानून लागू होते हैं। डीपीडीपी एक्ट में भी ऐसा ही है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। क्रॉस बॉर्डर पब्लिकेशन है, वो इसमें आता है इंटरनेट के मामले में जैसा है। और मल्टी स्टेट प्रोसीडिंग्स, तो ये अवॉइड किया जाए, या एक से ज़्यादा स्टेट में भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ जिस हाई कोर्ट का हुआ है, तो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दिया गया है यहाँ पे, कि अपने स्टेट के बाहर भी होता है। ये टेरिटोरियल या जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया। अब पनिशमेंट क्या है? जनरल पनिशमेंट ये है कि अप टू 6 मंथ्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट 12(1) में। फाइन है अप टू ₹2000, और बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों हो सकता है। अपोलॉजी प्रोविजन है कि डिस्चार्ज और रिमिशन पॉसिबल। जो सबसे सिंपल रेमेडी जो जनरली एडवोकेट्स एडवाइस करते हैं कि भाई आपकी अवमानना करने का कोई उद्देश्य नहीं है, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड वी होल्ड द जुडिशियरी इन हाई रिगार्ड्स एंड एस्टीम, और इस तरह से माफी मांग ली जाए और तुरंत अनुपालन कर लिया जाए जो भी ऑर्डर है, जो भी हुआ है पास में। तो नोटिस जब मिलता है चार्जेस फ्रेम होने के पहले, उसके पहले डिस्चार्ज कर लिया जाए तुरंत ही, तो वो कोर्ट अपना नोटिस वापस ले लेता है। तो ये डिस्चार्ज है। और रिमिशन, माफी मांग ली जाए। तो ये सबसे सिंपल रेमेडी है। दूसरा है लिमिटेशन, कि नो कोर्ट कैन इम्पोज पनिशमेंट एक्सीडिंग सेक्शन 12(1) लिमिट्स। तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये लिमिटेशन भी दिया गया है कि बस 6 महीना है, 2000 की कैद है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट में स्पेशल प्रोविजन ये है कि इफ फाइन इनसफिशिएंट डिटेंशन इन सिविल प्रिजन फॉर अप टू 6 मंथ्स। तो सिविल कंटेम्प्ट में भी डिटेंशन हो सकता है 6 महीने का। तो ये सिविल कंटेम्प्ट में एक स्पेशल प्रावधान है जो 12(3) में दिया गया है। 12(4) में है कंपनी ऑफिसर्स, कि व्हेन कंपनी कमिट्स कंटेम्प्ट, तो पर्सन्स इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस कंडक्ट ऑल्सो लायबल। तो इसमें जो भी उनके चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर वगैरह, ये भी लायबल हो सकते हैं। 12(5) में है डायरेक्टर्स और ऑफिसर लाइबिलिटी। सो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज लायबल इफ कंटेम्प्ट कमिटेड विदाउट विद कंसेंट, कनाइवेंस और ड्यू निग्लेक्ट, कि उनकी सम्मति से, उनके मिली भगत से या उनके निग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो फिर वो भी लायबल बनते हैं 12(5) में। डेफिनेशंस, कंपनी का मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी का अर्थ वो नहीं है जो कंपनीज एक्ट में दिया गया है। कंपनी का अर्थ में फर्म भी आ जाता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, और एनी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, चाहे रजिस्टर्ड हो नॉन रजिस्टर्ड हो, ये एसोसिएशन आ जाता है। क्योंकि एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार होता है, चाहे वो फिर वो ट्रस्ट होता है, कहीं पे वो ट्रेड यूनियन होता है, कहीं वो सोसाइटी होता है, ये बहुत सारे तरह की होती है, सब एसोसिएशन में आ जाता है। डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मीन्स पार्टनर। तो फर्म यदि है तो डायरेक्टर के बदले पार्टनर पढ़ा जाएगा। और ड्यू डिलिजेंस डिफेंस, तो ये एक डिफेंस हमेशा ही रहता है कि ड्यू डिलिजेंस, कि उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी। लाइबिलिटी इज अवॉइडेड पर्सन प्रूव्स कंटेम्प्ट कमिटेड विदाउट नॉलेज एंड ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, कि उसके नॉलेज के बगैर हुआ है और उसने पूरी सावधानी ली थी, यदि साबित किया जाता है तो वो डिफेंस मान्य होगा। अब इसमें लिमिटेशंस एंड पनिशमेंट जो चेंज किया गया है 2006 अमेंडमेंट, पहला ये कि सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस टेस्ट। इंटरफियरेंस खास करके क्रिमिनल कंटेंट में इंटरफियरेंस हम किसको मानते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग तो होते रहता है, टीवी पर होता है, मीडिया ट्रायल या इस तरह की भी चीजें कई बार होती है। कोर्ट फिर कभी कभी प्रोहिबिट भी कर देता है कि भाई अमुक केस के बारे में ना छापा जाए या डे टू डे रनिंग कमेंट्री ना दिया जाए। तो सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस की टेस्ट क्या है? नो कोर्ट शैल इम्पोज ए sentence under this act for a contempt of court unless it is satisfied that the contempt is of such a nature
that if it substantially interferes or tends substantially to interfere with the due course of justice, कि सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस हो रहा है कि नहीं, ये कोर्ट पहले देखेगा कि वो कोर्ट पे मतलब जज के कार्य में बाधा पहुंच रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है कोर्ट, तो सब्सटेंशियली इंटरफियरेंस किसको माना जाए, या टेंड सब्सटेंशियली टू इंटरफियर, तो ये सब्सटेंशियल टेस्ट है। दूसरा है ट्रूथ एज डिफेंस, ये नया प्रावधान है 13B में। सो द कोर्ट में परमिट इन एनी proceeding for contempt of court justification by truth as a valid defense if it is satisfied that it is in public interest and the request for invoking the said defense is bona fide। तो ट्रूथ एज डिफेंस भी हो सकता है कि वो बोना फाइड हो, दुर्भावना से ना हो, सद्भावना से हो और पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो वैसा यदि है तो ट्रूथ एज डिफेंस भी इसमें जोड़ा गया है, जो प्रावधान पुराने कानूनों में नहीं था। 2006 की जो अमेंडमेंट है इसका जो ये कि हायर थ्रेशोल्ड फॉर पनिशमेंट, और दूसरा ट्रूथ एज डिफेंस एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट कंसिडरेशन भी है और बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, तो सद्भावना पूर्वक होना आवश्यक है, तो फिर ट्रूथ एज डिफेंस भी हो सकता है। सेक्शन 14 है कंटेम्प्ट इन फेस ऑफ कोर्ट। अब ये भी दिया गया है, समरी प्रोसीजर है, तो देखते हैं हम इसमें क्या अलग अलग सब सेक्शंस है। सब सेक्शन 1 में व्हेन कंटेम्प्ट कमिटेड इन प्रेजेंस और हियरिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि ये कोर्ट के सामने ही किया जाए, तो फिर वहां पे समरी प्रोसीजर होता है। जनरली जज वार्निंग देते हैं कि आप बोलना बंद कीजिए या चुप रहिए, और तुरंत वो आपने देखा होगा कि जैसे वकील सॉरी बोल देता है, तो उस तरह से करता है। कभी कभी वार्निंग भी देते हैं कि अदरवाइज कंटेम्प्ट की कार्रवाई आपके ऊपर शुरू की जाएगी, तो स्पष्ट शब्दों में कोर्ट इस तरह से भी करता है। तो पहला है कि इन्फॉर्म इन राइटिंग ऑफ चार्जेस, अब रिटर्न नोटिस भी दी जाती है कई बार राइटिंग ऑफ की चार्जेस, आरोप क्या क्या है। दूसरा अफोर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस, जो अपने डिफेंस के मौका भी उसको दिया जाता है। तीसरा टेक नेसेसरी एविडेंस एंड हियर अक्यूज, वो अपने जो भी एविडेंस है वो प्रस्तुत करे और उसको सुनवाई का मौका भी दिया जाए, तो अपने वकील भी कर सकते हैं। जजेस को भी अपने वकील करने का अधिकार होता है जिस जज के खिलाफ यदि कंटेम्प्ट का मामला है। मेक एप्रोप्रिएट ऑर्डर, तो ये इसकी प्रोसीजर है, समरी प्रोसीजर। ट्रांसफर एप्लीकेशन, सो अक्यूज कैन अप्लाई फॉर ट्रायल बाय डिफरेंट जज इफ प्रैक्टिकेबल एंड इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो यदि एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है कि अमुक की सुनवाई अमुक जज ना करे, तो वो ट्रांसफर के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है। ये 14(2) में प्रावधान है। एविडेंस प्रोसीजर 14(3) में है स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट टू चीफ जस्टिस ट्रीटेड एज एविडेंस, तो चीफ जस्टिस के सामने कुछ दिया तो वो एविडेंस माना जाएगा। ओरिजिनल जज डिड नॉट अपीयर एज विटनेस, तो इसमें ओरिजिनल जज है उसको विटनेस के तौर पे अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है, ये एविडेंस की प्रोसीजर है। जमानत भी मिलती है, तो केस पेंडिंग है तो कस्टडी पेंडिंग डिटर्मिनेशन, तो इसमें जमानत मिल जाती है। बेल ऑन सफिशिएंट बॉन्ड विथ और विदाउट, तो इस तरह से बेल के प्रोविजन इसमें है, जमानत मिल सकती है 14(4). कॉग्निजेंस इन अदर केसेस, अब सुओ मोटो वगैरह भी होता है कॉग्निजेंस, तो बाकी केसेस में क्या है तो हम देखेंगे कि इनिशिएशन केस की शुरुआत कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई तो स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट है, कंटेम्प्ट कटिंग है, उसके आधार पर तो सुओ मोटो हो सकता है। और मोशन बाय एडवोकेट जनरल, तो जो एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन दिया है, आगे देखेंगे हम। तो एडवोकेट जनरल भी मोशन कर सकता है बाय अदर पर्सन विद एडवोकेट जनरल रिटर्न कंसेंट, तो अन्य व्यक्ति भी कर सकता है जब एडवोकेट जनरल उसमें सम्मति दे। एंड दिल्ली हाईकोर्ट बाय स्पेसिफाइड लॉ ऑफिसर, तो ये प्रक्रिया दी गई है 15(1) में। सबऑर्डिनेट कोर्ट की कंटेम्प्ट ने दी है, तो हाईकोर्ट एक्शन ऑन रेफरेंस बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो रेफर कर सकता है मैटर कि भाई हमारे ऑर्डर की अनुपालना नहीं हो रही है, इसमें हाईकोर्ट करवाए, तो फिर ऐसे मामले में हो सकता है। दूसरा मोशन बाय एडवोकेट जनरल और लॉ ऑफिसर, तो ये भी ला सकते हैं, एडवोकेट जनरल या लॉ ऑफिसर मोशन लाके इसको 15(2) में कर सकते हैं, तो कॉग्निजेंस लिया जाता है। तीसरा है स्पेसिफिसिटी रिक्वायरमेंट, दैट इज मोशन और रेफरेंस मस्ट स्पेसिफाई कंटेम्प्ट एलिज, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कंटेम्प्ट अवमानना किस तरह से हुई है या कौन सा ऑर्डर है जिसकी अवमानना हुई है, तो ये सब स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मोशन या रेफरेंस जो है इसमें कंटेम्प्ट कैसे हुआ है ये स्पष्टता आरोप लगाना आवश्यक है। अब आगे हम देखते हैं सेक्शन 15 में कि डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में जो एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को एडवोकेट जनरल माना जाएगा। हाई कोर्ट के मामले में एडवोकेट जनरल जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है ऑफ स्टेट और स्टेट उस राज्य का या किसी अन्य राज्य का फॉर विच हाई कोर्ट एस्टैब्लिश, जहां पर वो एस्टैब्लिश है।
जुडिशियल कमिश्नर है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड लॉ ऑफिसर, तो ये हो सकता है यूनियन टेरिटरी के मामले में। इसमें हियरार्किकल स्ट्रक्चर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं ये लोग, जो अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है। दूसरा स्टेट लीगल एडवाइजर्स हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी भी हो सकते हैं, और उसके नीचे आते हैं प्रोफेशनल लीगल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कोई भी पक्षकार अपना वकील एंगेज कर सकता है, एडवोकेट एंगेज कर सकता है। तो इस तरह से सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे फिर स्टेट के लीगल एडवाइजर आते हैं, उसके नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी आएंगे, उसके नीचे फिर प्रोफेशनल लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एडवोकेट्स आएंगे। और 16-17 में जो स्पेशल प्रोविजन और प्रोसीजर दी गई है कि जुडिशियल ऑफिसर की लाइबिलिटी क्या बनती है। सो जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल पर्सन्स लाइबल लाइक अदर इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट फॉर ऑब्जर्वेशंस इन अपील्स रिविजन्स अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स की लाइबिलिटी इसमें हो सकती है, जजेस की, मैजिस्ट्रेट की, या जुडिशियल पर्सन्स की भी हो सकती है। जैसा मैंने बताया, जजेस के ऊपर भी कंटेम्प्ट का केस चलता है, तो जजेस, मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल पर्सन से ये भी लायबल हो सकते हैं, और स्वयं अपने कोर्ट की अवमानना करने का भी आरोप लग सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में। लायबल लाइक अदर इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट फॉर ऑब्जर्वेशंस इन अपील्स रिविजन्स अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो यदि कोई अपील रिवीजन है तो फिर वो एक्सेप्शन में माना गया है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ जब है तो उसमें फिर वो उनके खिलाफ कमेंट कर ही सकते हैं कि दे डिडंट अप्लाई देयर माइंड, या उसने ये बात का ध्यान नहीं रखा, या ये कॉग्निजेंस नहीं लिया, या ये नहीं किया, तो उस तरह से वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये पावर है अपील या रिवीजन के मामले में। प्रोसीजर आफ्टर कॉग्निजेंस, सो पर्सनल सर्विस ऑफ नोटिस अनलेस कोर्ट ऑर्डर्स अदरवाइज। तो पहला है कि पर्सनल सर्विस की जाए, पर्सनली ऑर्डर सर्व किया जाए। दूसरा, नोटिस अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ मोशन एंड एफिडेविट्स, मोशन केसेस यदि हो तो इसमें मोशन किस के द्वारा लाया गया, और एफिडेविट जो है उसके साथ शपथ पत्र, ये कॉपी दिया जाए। कॉपी ऑफ रेफरेंस, यदि रेफरेंस केसेस है, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट को भेजता है, तो उसमें रेफरेंस वो रेफर कर सकते हैं अपने सुपीरियर अथॉरिटीज को, सुपीरियर कोर्ट्स को। प्रॉपर्टी अटैचमेंट, ए पर्सन लाइकली टू एब्सकॉन्ड, अब यदि ऐसा लगता है कि वो भाग सकता है तो फिर प्रॉपर्टी उसकी अटैच की जा सकती है। अटैचमेंट प्रोसीजर पर सीपीसी, तो जो सीपीसी में है वही प्रोसीजर भी कोर्ट फॉलो कर सकता है। डिफेंस बाय एफिडेविट, तो इसमें जो डिफेंस में प्रस्तुत करना है अपने बचाव में, तो वो एफिडेविट पे दिया जाएगा, शपथ पत्र पे। डिटरमिनेशन ऑन एफिडेविट्स और फर्दर एविडेंस, तो ये एफिडेविट या फर्दर एविडेंस हो सकता है, वो भी शपथ पत्र पे डिटरमाइन किया जाएगा। इसका सेक्शन 18-19 है बेंच रिक्वायरमेंट एंड अपील्स, बेंच किस तरह से कंपोज की जाएंगी। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस है अंडर सेक्शन 15 हर्ड बाय बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस, तो इसमें कम से कम 2 जज होंगे, सिंगल जज की नहीं चलेंगी, एक्सेप्ट जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स, जुडिशियल कमिश्नर में सिंगल हो सकता है यूटी के मामले में। अपील राइट्स में अपील लाइक सिंगल जज टू बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस, सिंगल जज के ऑर्डर के खिलाफ है, आदेश के खिलाफ, तो वो डबल बेंच, डिवीजन बेंच या उससे ज्यादा जज के सामने जाएगा। बेंच डिसीजन टू सुप्रीम कोर्ट, और बेंच का डिसीजन है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जुडिशियल कमिश्नर है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। जुडिशियल कमिश्नर हाई कोर्ट के बराबरी माना गया है तो वहां सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। 19(1) में लिखा है। 2(3) में एपेलेट कोर्ट पावर्स, सस्पेंड एग्जीक्यूशन, की जो एग्जीक्यूशन है उसको तुरंत स्थगित करना, स्थगन करना। रिलीज ऑन बेल, जमानत पे छोड़ने का पावर है। हियर डिस्पाइट नॉन परगेशन, तो उसमें सुनवाई भी कर सकते हैं, ये अधिकार इसमें है। टाइम लिमिट नॉर्मली 30 दिन की है हाई कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में 60 दिन की होती है। तो ये सब 19 के 2, 3, 4 के प्रावधान हुए। 20 से 24 के जो सेक्शन है इसमें मिससेलेनियस प्रोविजन है आखिरी में, छोटा सा ये एक्ट है, 24 सेक्शन का ही है। तो ये लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, नो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम डेट कंटेम्प्ट एलेज्ड टू बी। अब इसमें देखिए कि लिमिटेशन यहाँ पर तो दिया है 1 साल, लेकिन संविधान में नहीं है। तो यदि 192 या 215 का मामला है तो फिर कोई भी लिमिटेशन नहीं, क्योंकि संविधान के अंतर्गत भी सुनवाई की जा सकती है। तो यदि कोर्ट अपना संवैधानिक पावर इस्तेमाल करता है तो फिर ये जो 1 साल का लिमिटेशन है उसके बाद भी सुनवाई कर सकता है, वो फिर संविधान के अंतर्गत होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की यदि हम बात करें तो इसमें लिमिटेशन पीरियड 1 साल दिया गया है कि नो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम डेट कंटेम्प्ट एलिज्ड टू बी कमिटेड। दूसरा है विलेज कोर्ट्स एक्सक्लूजन, सो एक्ट डजंट अप्लाई टू न्याय पंचायत और विलेज कोर्ट्स, तो उसमें नहीं लागू होता है न्याय पंचायत या विलेज कोर्ट के मामले में। सप्लीमेंट्री नेचर, सो एक्ट एडिशनल टू नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर कंटेम्प्ट लॉज, तो ये एक एडिशनल एक्ट है, ये किसी अन्य चीज को समाप्त नहीं करता है या उसके डिरोगेशन में नहीं है। हाँ, रिपील बाद में किया गया है, वो 24वां सेक्शन है। और रूल मेकिंग पावर है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन मेक रूल्स फॉर प्रोसीजर,
तो वो अपने अपने रूल्स बना सकते हैं। ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संसद ने दिया है, संविधान में भी है और इसमें रूल मेकिंग पावर इस एक्ट के अंतर्गत वो चाहे तो अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूल्स बना सकते हैं। और रिपील जो 1952 का एक्ट है उसको समाप्त कर दिया गया, रिपील किया गया। तो ये एक्ट है। अब इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है वर्तमान में, प्लस कुछ जो केस लॉ है, ये हम देखते हैं कौन कौन से लैंडमार्क केसेस है सुप्रीम कोर्ट के। So judicial interpretations and contemporary issues. So evolution of contempt jurisprudence in modern India. 2006 की जो अमेंडमेंट है, ये सबसे पहले चेंज हुआ था सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस टेस्ट, कि क्रिमिनल केस के मामले में सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस हम किसको बोलेंगे। तो हायर थ्रेशोल्ड फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो ये कंटेम्प्ट लॉ का दुरुपयोग ना हो क्रिमिनल कंटेम्प्ट, तो इसलिए थ्रेशोल्ड थोड़ा हाई कर दिया गया। मियर क्रिटिसिज्म इनसफिशिएंट, केवल क्रिटिसाइज किया जाए किसी जजमेंट को तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। क्रिमिनल में ये कहा गया है कि इट शुड इंटरफियर विथ से जस्टिस, कि कार्रवाई में एक्चुअली बाधा पहुंच रही है तो ही वो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मोस्ट मस्ट सब्सटेंशियली इंटरफियर विथ जस्टिस, तो ये टेस्ट इसमें डाला गया जो वाकई उसमें बाधा पहुंच रही है, कि जैसे जजेस को फोन करना, धमकी देना या कोई भी, तो ये सब जहां पर इंटरफियरेंस होता है। बैलेंसेस फ्री स्पीच एंड जुडिशियल अथॉरिटी, तो जहां पर फ्री स्पीच का और जुडिशियल अथॉरिटी दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। दूसरा जो प्रावधान हमने देखा कि ट्रूथ एज डिफेंस, क्या सच्चाई है डिफेंस हो सकता है क्या, कि जो कहा गया वो सच है। ये एक नया है रिवॉल्यूशनरी चेंज इन कंटेम्प्ट लॉ, जो पहले नहीं था ब्रिटिश कॉमन लॉ के अंतर्गत। पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट, कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, सद्भावना से हो, दुर्भावना से ना हो। ये तो ऐसे सिविल कंटेम्प्ट में भी लिखा गया विलफुल डिसोबीडियंस, तो दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट्स डिस्क्रिशनरी पावर, तो कोर्ट्स चाहे तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो ट्रूथ एंड डिफेंस भी एडमिट कर सकता है। लेजिस्लेटिव रिस्पांस क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ आर्बिट्ररी कंटेम्प्ट यूज, कि मनमानी के तौर पे इसको कंटेम्प्ट लॉ का दुरुपयोग ना किया जाए जजेस द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस रिक्वायरमेंट, कि एक बैलेंस बना कर रखा जाए, और खास करके जो इंडिविजुअल राइट्स है या फ्री स्पीच के राइट, क्योंकि 19 में आता है ये। और जुडिशियल अथॉरिटी भी बनी रहे, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉम्प्लायंस। तो ये इस तरह से इसमें कुछ नए चेंजेस हुए हैं। अब डिजिटल एज चैलेंजेस, वर्तमान में क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहे हैं। पहला है सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया पर जो है ट्विटर पोस्ट है, फेसबुक कमेंट्स है, वायरल मिस इन्फॉर्मेशन, कि बस उठा दिया, फॉरवर्ड किया, उसको वेरीफाई किए बिना। रियल टाइम कमेंट्री ड्यूरिंग ट्रायल्स, कि बिल्कुल रनिंग कमेंट्री करना, कैदी को ट्रांसफर करे तो उसके पीछे गाड़ियां लगा के पीछा करना। तो रियल टाइम कमेंट्री जो होती है ट्रायल के दौरान, तो ये कंटेंट में मतलब ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है जो 24 आवर न्यूज चैनल हो गए उसकी वजह से। हैशटैग कैंपेन्स अगेंस्ट जुडिशियरी, तो हैशटैग करके किया जाए कि जो भी उससे सर्च करना चाहे तो ऑटोमेटिक सर्च इंजन में वो चीज़ें तुरंत उसके सामने आ जाए। तो इस तरह के हैशटैग कैंपेन जुडिशियरी के अगेंस्ट में चलाए जाए, ताकि उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाए, दबाव में लाया जाए कि वो फेवर में या अगेंस्ट में जजमेंट दे। न्यू मीडिया कंसिडरेशन, तो इसमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आता है, यूट्यूब वीडियोस है, ब्लॉग पोस्ट और वेबसाइट्स भी आ सकते हैं, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स भी आ सकते हैं। ये सब आईटी एक्ट के अंतर्गत वैलिड है, और इसमें भी कंटेम्प्ट लॉ लागू होता है। ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज जो आते हैं इसमें, क्रॉस बॉर्डर पब्लिकेशन है, अब इसको एनफोर्स कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट जो है ना कोई इसका ओनर है, नॉट इवन द यूनाइटेड नेशंस ओन्स इट। नेटवर्क के जो पार्ट है दे आर ओन्ड बाय बिग और स्मॉल नेटवर्क कंपनीज। तो क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल लॉ तो वैसे भी एनफोर्स करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। सर्वर लोकेशन, सर्वर कहाँ लोकेटेड है, अब ये भी क्योंकि इंटरनेट में तो डेटा कहीं से भी कहीं भी चला जाता है, तो सर्वर कहाँ लोकेटेड है। और फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कैसे इसको एनफोर्स किया जाए। सो इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, अपने आप में इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करना मुश्किल होता है, और उसमें यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट हो, तो फिर वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जो लैंडमार्क केसेस है, कुछ केसेस जो हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस है। पीसी सेन वर्सेस द स्टेट 1968 का केस है। एस्टैब्लिश फेयर क्रिटिसिज्म प्रिंसिपल, कि फेयर क्या है, अनफेयर क्या चीज है, ये इसमें बहुत अच्छे से विवेचना की गई है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड स्करीलस अटैक, कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बिल्कुल जज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ये स्करीलस अटैक। तो एक इसमें एक डिस्टिंक्शन इसमें किया गया है। तो जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो वो इन जजमेंट्स को देख सकते हैं, सभी पब्लिकली अवेलेबल है, इंटरनेट पर सर्च करके आराम से आपको मिल जाएंगे ये सब जजमेंट्स। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 1981 का जजमेंट है, जजेस ट्रांसफर केस का है। ओपन कोर्ट कंसेप्ट,
इसमें दिया गया है डिटेल में। और ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियरी, कि जुडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी कैसे बनी जाए। आजकल जैसे डिमांड होती है ना कि वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए, या फिर जो अब लाइव स्ट्रीमिंग में भी कुछ दुरुपयोग होने लग गए कि उसमें रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको मैनिपुलेट करना, उसके डीप फेक वीडियो बनाना। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए कुछ सभी हाई कोर्ट ने इस तरह के रूल्स भी बनाए हैं। अपने प्लेटफॉर्म भी वो यूज करते हैं रादर देन यूट्यूब और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। अरुंधति रॉय केस है 2002 का, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस कंटेम्प्ट। पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट जो है वो लागू की गई 2006 में, बाद में अमेंडमेंट आया। सिंबॉलिक पनिशमेंट हुआ था कि भाई 3 महीने प्रैक्टिस बंद कर दो, या तो 1 रुपया जुर्माना दो। तो फिर वो 3 महीने की खैर प्रैक्टिस तो बंद नहीं की, क्योंकि करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस होती है, लेकिन 1 रुपया जुर्माना दिया, सिंबॉलिक पनिशमेंट। कि एक सिंबॉलिक हो गया कि कन्विक्टेड क्रिमिनल है इस एक्ट में। प्रशांत भूषण वाला जो केस है 2020-21 वाला, तो सोशल मीडिया कंटेम्प्ट वाला मामला था ये। ट्रूथ एज डिफेंस अप्लीकेशन की जो कहा गया वो सच है कि नहीं, तो ट्रूथ एज डिफेंस उन्होंने प्लीड किया था। पब्लिक इंटरेस्ट कंसिडरेशन की ये बात पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, और डज इट लोअर द एस्टीम ऑफ द जुडिशियरी, या क्या जजेस का कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो खुद अपने कोर्ट की एस्टीम को लोअर कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये प्रशांत भूषण वाला केस है। तो ये कुछ लैंडमार्क केसेस है। फिर कंटेम्प्ररी जूरिस्प्रूडेंशियल ट्रेंड्स है, जिसमें एक रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच है कि कोर्ट शोइंग रिस्ट्रेंट इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। अपने ऑर्डर को एनफोर्स कराना केवल होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी महत्ता बताना या अपनी ईगो सेटिस्फाई करना, ये नहीं होना चाहिए। तो एक रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच होता है, और इसलिए नोटिस वोटिस देते हैं कि भाई कॉम्प्लाई करो और कॉम्प्लायंस का प्रूफ लाके दे दो, माफी मांग लो, खत्म करो। तो कोर्ट ये मौका जरूर देता है। एम्फेसिस ऑन सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस टेस्ट, कि क्या वाकई वो कोर्ट के कार्रवाई में बाधा पहुंचा रहा है, कि जज के ऊपर वहां कोर्ट में इस तरह का कंडक्ट किया जाए कि गाली गलौज करना, जूता मार देना, फाइलें वाइलें फाड़ के फेंकना, किसी के ऊपर हमला कर देना। तो क्या इंटरफियरेंस हो रहा है कि नहीं, सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस की टेस्ट क्या है। एट प्रेफरेंस फॉर एडवाइजरी वार्निंग्स, तो एडवाइजरी वार्निंग भी देते हैं। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली जज पहले चुप करा देते हैं, बैठने को कह देते हैं, या कोर्ट से जाने का कह सकते हैं, या कहते कि आप चुप रहिए। तो एडवाइस ये भी कहा जाता है, वार्निंग भी दी जाती है कि अन्यथा कंटेम्प्ट किया जाएगा, नहीं माने तो रिटर्न नोटिस भी दे देते हैं। फिर फ्री स्पीच प्रोटेक्शन, तो सबसे पहले जो आता है बैलेंस विद आर्टिकल 19(1) है, जो प्रेस फ्रीडम पर भी लागू होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें आरटीआई भी आ जाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डॉक्ट्रिन, 19(2) की जो टेस्ट है, क्या जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19(2) में आता है, राष्ट्र या पब्लिक डिसेंसी एंड मोरल्स हो, तो ये 19(2) में जो डिफेंस है वो देखा जाता है। प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल, तो प्रोपोर्शनलिटी की जितना गुना है उतनी सजा, मतलब एक बैलेंस इसमें बनाया जाए। पब्लिक इंटरेस्ट कंसिडरेशन, पब्लिक इंटरेस्ट में भी देखा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो वो प्रोटेक्टेड है, जैसा कि एकेडमिक राइटिंग्स में वगैरह होता है, लीगल राइटिंग्स में होता है। सिस्टमेटिक इश्यूज डिस्कशन अलाउड, कि सिस्टमेटिक जो इशू है वो उसको एक लीगल चर्चा उसकी की जाए, इश्यूज जो है वो किया जाए, और वो भी कोर्ट के ही या पूर्व के जो जजमेंट है उसके आधार पर, या इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह है तो वो पॉइंट आउट किया जाए। तो एकेडमिक होना चाहिए। एकेडमिक फ्रीडम रिकॉग्निशन, तो एकेडमिक फ्रीडम में तो ये होता ही है, डिबेट्स वगैरह में होता है, कानून की पढ़ाई में भी होता है। तो ये सब चीजें जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट में माना जाता है, और इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब कंपेरेटिव एनालिसिस, यदि हम इंटरनेशनल लॉ के साथ इसको भारत के कानून को कंपेयर करें, तो कॉमन लॉ ओरिजिन से अपनी शुरुआत हुई है, जो पिछले 400-500 साल के जो जजमेंट थे, और उसी पर हमारी न्याय व्यवस्था केंद्रित है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1981, तो इसमें ये भी कानून होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ओके, और दूसरा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल भी वहां पर है। जैसे यहाँ पर भी मेंसरिया या गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड साबित करना जरूरी है। यूएस में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट कंसिडरेशन है, जो संविधान का उनका फर्स्ट अमेंडमेंट है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टेस्ट वहां पर है, और लिमिटेड कंटेम्प्ट स्कोप। तो ये यूएस में भी है, चूंकि वहाँ ज़्यादा फ्रीडम है, तो वहाँ पे कंटेम्प्ट स्कोप थोड़ा लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया में है ओपन जस्टिस प्रिंसिपल है, कि जो भी सुनवाई हो ओपन हो। सब जुडिस रूल भी है वहाँ पे, कि जो है सब जुडिस है या कंक्लूड हो गया है, इंटरिम ऑर्डर है या फाइनल ऑर्डर है। और स्टैट्यूटरी रिफॉर्म्स, तो इसको कानून से बदला भी जा सकता है, रिफॉर्म्स लाई जा सकती है। तो लेसन फॉर इंडिया है, जो विदेशों के जो कानून है उसमें हम ये देख सकते हैं कि बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्रीडम, क्योंकि ये 19(a) से संबंधित है,
जिसमें आरटीआई भी आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। तो इसमें क्या रीजनेबल है क्या नहीं है, तो ये बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अथॉरिटी एंड फ्रीडम, पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट आती है। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इंपॉर्टेंस, कि जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो की जाए पूरी। और इसलिए इस एक्ट में अपनी प्रोसीजर भी दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में। और इवोल्यूशनरी अप्रोच, कि किस तरह से इवोल्यूशन वर्तमान में हो रहा है और बाकी देशों में क्या हो रहा है। अब जो चैलेंजेस है इसमें डेफिनेशनल इश्यूज है, कि सब्जेक्टिव नेचर ऑफ स्कैंडलाइजिंग। स्कैंडलाइजिंग हम किसको मानते हैं? स्कैंडल, स्कैम, स्कैम वर्ड भी इस पर से बना है, तो स्कैम क्या है और स्कैंडलाइजिंग ये क्या है? दूसरा, वेग बाउंड्रीज, कि इसकी बाउंड्री जो है ये क्लियर नहीं है। और इंटरप्रिटेशन वेरिएशंस, क्योंकि हमारे पास जो केस लॉ है उसी के आधार पर हम इंटरप्रेट करते हैं और कोर्ट्स ही इंटरप्रेट करते हैं। प्रोसीजरल कंसर्न्स है, क्योंकि प्रोसीजर इसमें जो दी गई है, समरी प्रोसीजर कंसर्न। समरी प्रोसीजर है तो एक ट्रायल की जैसे डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं है, शॉर्ट प्रोसीजर है। ड्यू प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स, कि ड्यू प्रोसेस की जो भी चीज़ है वो जो भी प्रोसीडिंग है, बेल वगैरह ये सब प्रोसेस में आता है। अपील लिमिटेशंस, कि जो अपील है वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने दिया जाए तब तक उस पर कोई बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, क्योंकि केस पेंडिंग होते हैं और लिमिटेशन पीरियड में फिर अपील भी फाइल हो जाती है। जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इसमें आ रही है, डिजिटल कम्युनिकेशन स्पीड, इतने जल्दी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, इतने जल्दी वायरल होती है, और इन्फॉर्मेशन के बदले मिस इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, और इसको कंट्रोल करना। तो फिर इंटरनेट पर भी ये चीज़ें आती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है कि इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट है। कहीं पर और फिर प्रॉब्लम ये भी होती है, एग्जाम पेपर लीकेज और ये चीज़ें भी होती है, गवर्नमेंट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़ती है और फिर बाकी लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या चीज़ को बैन किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि आईटी रूल्स भी बने हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लागू होता है, पब्लिक इंटरेस्ट की टेस्ट है, ग्लोबल पब्लिकेशन रीच, इंटरनेट पर कुछ करो तुरंत वायरल हो जाता है, वो पूरे वो जा सकता है, तुरंत पहुंच जाता है। ये इन्फोर्समेंट डिफिकल्टीज, कि इंटरनेशनल कानून अपने आप में डिफिकल्ट है और डिजिटल मीडिया हो तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज, कि एक से ज़्यादा देशों का भी ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो फिर ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी होता है, जैसा इंटरनेशनल लॉ में होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अब रिफॉर्म, कैसे इसको रिफॉर्म किया जाए इस कानून को? तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, एलसीआई, की जो सजेशन देता है टाइम टू टाइम, सो इनके भी कुछ रिपोर्ट्स है। और इसमें हायर थ्रेशोल्ड फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ये देखा जाए कि क्या वो सब्सटेंटिवली वो इट इज इंटरफियरिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये देखा जाए। प्रोसीजरल सेफगार्ड एनहांसमेंट, कि प्रोसीजर भी हो, या समरी के बजाय क्या कोई और ज्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर हो सकती है। एंड टाइम बाउंड डिस्पोजल कंटेम्प्ट केसेस का, क्योंकि कई बार ऐसा हो गया है कि बस नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, और सालों साल से कंटेम्प्ट केसेस भी पेंडिंग है, और जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ है दैट दोज पीपल आर सफरिंग। इस तरह का इसमें भी देखा गया है कि मौका ही दिए जा रहे हैं, मौका ही दिए जा रहे हैं, कंक्लूड ही नहीं होता केस। एकेडमिक प्रपोजल जो इसमें है कि क्लियर एक डेफिनेशन फ्रेमवर्क हो, तो इसलिए इसको और ज़्यादा क्लियर बनाया जा सकता है। एनहांस्ड ड्यू प्रोसेस, तो ये भी किया जा सकता है। सभी तरह की प्रोसेस है, जैसे सीआरपीसी में होता है, तो समन्स, वारंट, अटैचमेंट, बिल वगैरह, ये सब अलग अलग प्रोसेस है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो इसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी इसमें लाया जा सकता है या अडॉप्ट किया जा सकता है। जुडिशियल कमिटी के रिकमेंडेशन है कि रेगुलर रिव्यू मैकेनिज्म, कि स्वयं एक रिव्यू करे। सेल्फ रेगुलेशन इज द बेस्ट रेगुलेशन, कि जुडिशियरी स्वयं भी अपनी इमेज के बारे में कंसर्न रहे और देखे कि लोग उनके बारे में क्या कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों को तो पनिश नहीं किया जा सकता है। तो ये देखा जाता है कि क्या वो जो रिव्यू हो रहा है इसमें कहीं जुडिशियरी की या कहीं हमारी गलती तो नहीं, तो ये जुडिशियरी ये सेल्फ रिव्यू भी करता रहे। ट्रेनिंग फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, ये भी जरूरी है कि वो स्वयं ऐसे काम ना करे या ऐसी हरकतें ना करे जिससे स्वयं जुडिशियरी की एक जो अथॉरिटी है वो लोअर हो जाए सबके सामने, ये देखा जाए। और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो इसमें लोगों के बीच में भी जागरूकता फैलाई जाए। तो ये प्रावधान इसमें दिए गए रिकमेंडेशन है। अब बेस्ट प्रैक्टिस एज फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स, वकीलों को क्या किया जाए फॉर एडवोकेट्स। पहला है कि रिस्पेक्टफुल कोर्ट कंडक्ट, वैसे तो ये सिखाया जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स में आता है, ड्यूटीज टुवर्ड्स अपोनेंट, ड्यूटी टुवर्ड जज, ड्यूटी टुवर्ड क्लाइंट्स वगैरह वगैरह। तो ये जो भी चीज़ है उसको फॉलो किया जाए, रिस्पेक्टफुल कोर्ट कंडक्ट होना चाहिए। दूसरा, फैक्चुअल एक्यूरेसी इन सबमिशन, कि वो तथ्यात्मक होना चाहिए, इमोशनल चीज़ें ना हो। और इमोशनल यदि हो तो आजकल एआई भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी प्लीडिंग ड्राफ्टिंग में कोई इमोशन हो तो वो
एआई टूल्स है वो हटा देता है ताकि वो चीजें इमोशनल ना हो जाए, तथ्यात्मक रहे। प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म बाउंड्रीज कि क्या किस हद तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्लाइंट काउंसलिंग ऑन कंटेम्प्ट रिस्क, तो क्लाइंट को भी समझाया जाए कि इसमें कंटेम्प्ट का रिस्क क्या होता है, क्योंकि क्लाइंट ज्यादा इमोशनल होते हैं एज कम्पेयर टू एडवोकेट्स। दूसरा, मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए क्या जरूरी है, पहला है कि फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग होना चाहिए। उसके लिए उनके भी लीगल एडवाइजर है, लीगल सेल भी होते हैं बड़े अखबारों में। अवॉइड प्री जुडिशियल कवरेज, कि प्री जुडिशियल ना हो कि अमुक पार्टी को ही जिताना है या अमुक पार्टी को ही हराना है, तो ये प्री जुडिस ना हो, जो भी चीजें रिपोर्ट करना है। और रिस्पेक्ट फॉर सब जुडिस प्रिंसिपल, कि जब चल रहा है मामला, विचार हो रहा है, प्रोसीजर फॉलो की जा रही है, तो उसमें यदि सब जुडिस है, पेंडिंग केस है, तो उसको फिर ध्यान रखा जाए कि तथ्यात्मक रिपोर्टिंग हो। अगली तारीख है, ये अंतरिम आदेश है, अभी अंतिम नहीं हुआ है, ये सब भी बिल्कुल रिपोर्ट किया जाए। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म स्टैंडर्ड, तो उनके अपने भी जो एथिक्स होते हैं, जो बीजे या बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म में जो पढ़ाए जाते हैं, तो इसको फॉलो किया जाए, प्रोफेशनल एथिक्स पत्रकारों के। मैं इसको अपने मोबाइल से शेयरिंग कर देता हूँ। यस, तो मोबाइल से मैंने ओपन कर लिया है फाइल, और मैं इससे शुरू कर देता हूँ। तो जो आखिरी की एक दो स्लाइड्स बची है, इसको उससे कंप्लीट कर लेते हैं। शेयरिंग मैं यहाँ से कर लेता हूँ मोबाइल से। शेयर अथॉरिटी इसमें है। हाँ, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में ये फाइल में खोल लेता हूँ और इसको शेयर कर देता हूँ। मॉडिफाइड न्यू एस्ट फर्स्ट, कंटेंट ऑफ कोर्स पीडीएफ, पीडीएफ से शेयर कर लेता हूँ, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, ओके। तो ये दिख रहा है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। यस, तो मुझे लगता है कि अब फुल स्क्रीन भी आपको दिखाई देगा और इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, रिफॉर्म रिकमेंडेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स। ओके, सो सिटीजन्स के लिए जरूरी है कि इन्फॉर्म क्रिटिसिज्म हो, अटैक ना हो। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लीगल बाउंड्रीज, कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये सीमाओं का ध्यान रखा जाए, सीमा के भीतर हो। कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स प्रमोशन, कि जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स है, जो चर्चा होती है, वो कंस्ट्रक्टिव हो। और रिस्पेक्ट फॉर जुडिशियल प्रोसेस, कि इसमें जो रिस्पेक्ट है वो भी रखा जाए, तो ये बहुत जरूरी है नागरिकों के लिए भी। तो कंक्लूड करते हैं हम कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन में हमने देखा कि आर्टिकल 129 और 215 में ये बेसिक फ्रेमवर्क दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट के पावर्स दिए गए हैं। इनहेरेंट पावर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली टेकन अवे, तो लेजिस्लेशन से ये नहीं किया जा सकता, वो संवैधानिक संशोधन से ही हो सकता है। और बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो ये बैलेंस बनाया गया है। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में हमने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के जो प्रोविजन है वो हमने देखे, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस। दूसरा, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड लिमिटेशंस दिए गए हैं। ये हमने देखा कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या लिमिटेशन पीरियड भी दिया गया 1 साल। इवोल्यूशन थ्रू अमेंडमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस, तो अमेंडमेंट तो 2006 में किया गया एक मेजर अमेंडमेंट। और इंटरप्रिटेशन वो है जो केस लॉ है, समय समय पर कोर्ट के जो जजमेंट्स आते रहते हैं, तो उससे भी ये कानून इवॉल्व होते रहता है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ये है कि जो डिजिटल एज अडॉप्टेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि अब सोशल मीडिया हाथ में आ जाने से सभी लोग पत्रकार बन गए हैं, तो इसमें भी ध्यान रखा जाए कि डिफेमेशन का कानून है, कंटेम्प्ट का कानून है, कोई दूसरा साइबर क्राइम हो रहा है, तो ये ध्यान रखा जाए। और बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड जुडिशियल अथॉरिटी, कि जुडिशियल अथॉरिटी, क्योंकि इसी से एक वो बना रहता है, जुडिशियल अथॉरिटी बने रहने से अदरवाइज एनआरकी हो जाती, जैसा नेपाल में हो गया है। तो एक जुडिशियल अथॉरिटी बनी रहे। नीड फॉर कंटिन्यूअस इवोल्यूशन एंड रिफॉर्म, तो ये समय समय पर ये इवॉल्व भी होते रहता है, और इसमें रिफॉर्म की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए लॉ कमीशन वगैरह के रिकमेंडेशन हमने देखे। कुछ क्वेश्चन है जिस पर डिस्कस किया जा सकता है। हाउ इफेक्टिवली डज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एट 1971 बैलेंस
जुडिशियल अथॉरिटी विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि इस पर डिबेट हो सकता है कि जुडिशियल अथॉरिटी की क्या सीमाएं है, कहाँ ये कहाँ तक है, क्या होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना सही है कितना गलत है, क्या इसकी सीमाएं है। व्हाट चैलेंजेस डज द डिजिटल एज पोज टू ट्रेडिशनल कंटेम्प्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि ये तो पुराना कानून था, उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन अब 1971 के बाद जो डिजिटल चीज़ें आ गई है, तो क्या इसकी वजह से इसमें कोई और चेंजेस होने चाहिए। इज द करंट पनिशमेंट फ्रेमवर्क अंडर सेक्शन 12 एडेक्वेट एंड प्रोपोर्शनेट, अभी जो पनिशमेंट है क्या ये एडेक्वेट है, प्रोपोर्शनेट है, या ये कम ज़्यादा होना चाहिए। 6 साल की, सॉरी 6 महीने की कैद, और ये जो 2,000 रुपये पेनल्टी है, क्योंकि बाकी जगह पर तो पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, खास करके मॉनेटरी पनिशमेंट इसमें सिर्फ 2,000 रुपये है। हाउ कैन द सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस टेस्ट बी ऑब्जेक्टिवली अप्लाइड, किस चीज को क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस या जो ये है मीडिया ट्रायल जिसको कहा जाता है, तो ये इंटरफियर करता है कि नहीं करता है जजेस के ऊपर, या जजेस के ऊपर दबाव पड़ता है, और ये दबाव जायज है कि नाजायज है। और व्हाट रोल शुड ट्रूथ एज डिफेंस प्ले इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, ये जो नया डिफेंस अभी ऐड किया गया है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट की भी टेस्ट है, सच्चाई है, ऑब्जेक्टिविटी है, तो व्हाट रोल डज शुड ट्रूथ एज डिफेंस प्ले इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। अब इसमें एक केस स्टडी एक्सरसाइज, एक सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। ए प्रोमिनेंट लॉयर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग ए हाई प्रोफाइल क्रिमिनल ट्रायल स्टेटिंग द जजेस बायस इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ डिफेंस आर्गुमेंट्स, कि डिस्क्रिमिनेट ये जो डिफेंस आर्गुमेंट है उस पर से ये दिखता है कि ये जज बायस है। दिस ट्रायल इज ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, ये कानून का मजाक उड़ा रहा ये ट्रायल। तो इस तरह से मान लो कोई वकील, तो इसमें ये पॉइंट्स पे डिस्कस किया जा सकता है कि क्या कंटेम्प्ट लाइबिलिटी वकील के खिलाफ बनती है। सेक्शन 2C की डेफिनेशन जो है ये हम लगा सकते हैं। कंसिडर सेक्शन 13 लिमिटेशंस, कि क्या विद इन लिमिट्स है, और लिमिटेशन जो इसमें लागू होता है। इवेलुएट पॉसिबल डिफेंसेस, क्या क्या डिफेंस उस वकील के पास हो सकते हैं। और असेस प्रोपोर्शनलिटी ऑफ पनिशमेंट, कि कितना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, कितना गुना इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। लर्निंग आउटकम्स, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, कि जो लीगल प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए इसको अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिस में। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कंटेम्प्ट बाउंड्रीज, ये कंटेम्प्ट लगाना सही है या नहीं है, और कंटेम्प्ट का उद्देश्य क्या है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुडिशियल बैलेंसिंग, कि जज इसको किस तरह से बैलेंस तरीके से देखे कि इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है और किस तरह से वो आर्गूमेंट की जा रही है। फ्यूचर डायरेक्शन में, कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो डिजिटल स्पेसिफिक प्रोविजंस है वो ऐड किए जा सकते हैं इस एक्ट में। एनहांस प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, कि प्रोसीजर जो है इसको और विस्तारित। और टेक्नोलॉजी अवेयर जूरिस्प्रूडेंस, कि जूरिस्प्रूडेंस है वो भी टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर हो, क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए, पब्लिक के लिए। एथिकल गाइडलाइन अपडेट्स, क्योंकि एथिक्स होते हैं हर प्रोफेशन के भी है, वकीलों के लिए भी है, जर्नलिस्ट के लिए भी है, पब्लिक के लिए है, एथिक्स है, मोरालिटी है। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव्स, कैसे लोगों को इस बारे में ट्रेन किया जाए। रिसर्च एरिया जो इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, कि कंपेरेटिव लॉ स्टडीज, कि जो भारत का कानून और इसको विदेशों के साथ कंपेयर किया जाए। इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स, कि जो रिफॉर्म किए गए, संशोधन लाए गए 2006 में, क्या इसका असर हुआ है। और स्ट्रेटजीज, की जो टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजिकली, और जो रिसोर्सेज है जो इसमें रेफर करना चाहे तो कुछ रेफरेंसेस दिए मैंने आखिरी में। प्राइमरी सोर्सेज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स है, इसमें हमने देखा 195, 129, 215 और 142, ये 3 आर्टिकल्स। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रूल्स। सेकेंडरी लिटरेचर जो है इसमें लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स हैं। लॉ कमीशन की वेबसाइट पर पब्लिक है, कोई भी इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। अब तो हिंदी में भी आ गए बहुत सारे ट्रांसलेशन, तो हिंदी में भी अवेलेबल है, अदरवाइज एआई टूल से भी हिंदी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। लीगल कमेंट्रीज एंड टेक्स्ट बुक्स, और जैसा मैंने बताया कि ये किताबों में भी ये पढ़ाया भी जाता है, एलएलबी में तो रेगुलर ये है टॉपिक है ये। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स डाटाबेस, तो ये बहुत सारे ये जजमेंट्स अवेलेबल है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में इंडिया कोड वेबसाइट है,
जो ऑथेंटिक है, जिस पर टाइम टू टाइम अपडेटेड ये दिया रहता है, ऐड टू रूल्स वगैरह। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वेबसाइट्स है, उसमें भी ये चीज़ें आती है। हाई कोर्ट में जो आजकल लाइव प्रोसीडिंग वगैरह हो रहा है, उसमें भी होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में भी ये कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या क्या आईटी एक्ट या जो भी प्रोविजन लागू होते हैं, तो वहाँ पर भी ये वार्निंग क्लियरली लिखा होता है, ताकि कोई मिसयूज ना करे लाइव स्ट्रीमिंग का। लीगल डाटाबेसेस एंड जर्नल्स है, उसमें भी बहुत सारा केस लॉ है, ऑनलाइन भी है बहुत सारी चीज़ें। प्रोफेशनल बॉडीज है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है वकीलों के लिए जो लागू होती है, बीसीआर 1975। और स्टेट बार काउंसिल रिसोर्सेज भी है, उनके भी लाइब्रेरी में ये सब है। जुडिशियल एकेडमी, जहाँ जजेस का ट्रेनिंग होता है, उनके भी मटेरियल्स है। तो ये सब फर्दर रिसोर्सेज हो सकते हैं स्टडी के लिए। तो आखिरी में क्वेश्चंस और डिस्कशन हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। नमस्ते।